हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हरिदा मैथ्स गुरु। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस कर रहे हैं लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, जो कि हमारा एक बीएससी और एमएससी का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। एमएससी में ये ऑपरेशन रिसर्च सब्जेक्ट है, उसमें एक टॉपिक है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, और एमएससी, एमकॉम और एमबीए के हिसाब से भी ये इम्पोर्टेंट है टॉपिक हो जाता है। तो उसी से रिलेटेड एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर हम डिस्कस कर रहे हैं। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके गेट के एग्ज़ाम में भी आते हैं, ठीक है, नेट और गेट के एग्ज़ाम में भी आते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे रिलेटेड जो कुछ क्वेश्चंस हैं, हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर के जो सॉल्यूशंस हैं, इनमें से हम 50 क्वेश्चंस लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। आज हम 50 के आगे 51 से प्रोसीड करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। फिफ्टीथ क्वेश्चन एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। सिंप्लेक्स मेथड ऑफ एलपीपी वाज डेवलप्ड बाय। एलपीपी को सॉल्व करने का जो सिंप्लेक्स मेथड है वो किसने डेवलप किया था? ए कार्नेस, लैग्रांजे, जॉर्ज डेंजिंग, नन ऑफ दीज। तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, जॉर्ज डेंजिंग। जॉर्ज डेंजिंग ने सिंप्लेक्स मेथड को डेवलप किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम। 51 क्वेश्चन। इफ़ वन और मोर आर्टिफिशियल वेरिएबल प्रेजेंट इन ए बेसिस एट द पॉजिटिव लेवल इन द फाइनल सिंप्लेक्स टेबल देन एलपीपी हैज़। अगर किसी भी एलपीपी में फाइनल सिंप्लेक्स टेबल में एक या एक से ज़्यादा आर्टिफिशियल वेरिएबल पॉजिटिव वैल्यूज़ रखते हैं, तो उस केस में एलपीपी का क्या होगा? नो फिजिबल सॉल्यूशन होगा। तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। कोई भी फिजिबल सॉल्यूशन नहीं होता एलपीपी का अगर फाइनल सिंप्लेक्स टेबल में आर्टिफिशियल वेरिएबल इन्वॉल्व हो और उसकी वैल्यू कुछ पॉजिटिव नंबर आती है। व्हाट विल बी द ऑब्जेक्टिव फंक्शन इन द डुअल प्रॉब्लम ऑफ द फॉलोइंग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। इस लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम के डुअल में ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमें बताना है क्या होगा। डुअल प्रॉब्लम जब बनाएंगे तो उसका ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या होगा वो हमें बताना है। तो स्टूडेंट, सबसे पहले तो आप ये देखिए कि अगर आपकी एलपीपी जो कि प्रिमल प्रॉब्लम है, जो गिवन प्रॉब्लम है उसे प्रिमल बोलते हैं, तो प्रिमल प्रॉब्लम अगर आपकी मिनिमाइजेशन में है तो उसकी जो डुअल प्रॉब्लम होती है वो हमेशा मैक्सिमाइजेशन में होगी, ठीक है। तो अगर हम इसकी जो एलपीपी हमें यहाँ पर गिवन है, इसकी प्रिमल से डुअल कंफर्म करना चाहते हैं तो वो किस तरीके से करेंगे? तो जब भी हम इसका डुअल किसी भी प्रॉब्लम का एलपीपी का निकालते हैं तो प्रिमल को पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो अभी हमारी प्रिमल प्रॉब्लम मिनिमाइजेशन में है, तो उसके लिए रिस्ट्रिक्शन है कि अगर मिनिमाइजेशन में है तो प्रिमल की सारी जो कंस्टेंट है वो ग्रेटर दैन और इक्वल टू साइन में होनी चाहिए। तो यहाँ पर फर्स्ट कंस्टेंट आपकी ग्रेटर दैन इक्वल टू में है, सेकंड कंडीशन जो है वो आपकी लेस देन और इक्वल टू है। तो इसे ग्रेटर दैन इक्वल टू में कन्वर्ट करने के लिए हम माइनस से थ्रू आउट मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये नेगेटिव हो जाएगा, ये भी नेगेटिव हो जाएगा, ये भी नेगेटिव हो जाएगा, और ये -3 होकर ये इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स होकर ग्रेटर दैन और इक्वल टू हो जाएगा। यहाँ पर लास्ट वाली कंस्टेंट भी आपकी लेस देन और इक्वल टू में, इसे ग्रेटर में कन्वर्ट करने के लिए माइनस से साइन इसमें से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर भी करेंगे, यहाँ पर भी, और ये नेगेटिव हो जाएगा, ये साइन रिवर्स हो जाएगा ग्रेटर दैन इक्वल टू। उसके बाद फिर हमें क्या करना होता है कि जो प्रिमल दी हुआ है उसके कॉरस्पॉन्डिंग डुअल कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो देखिए आपकी ये नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करने पर, -1 से मल्टीप्लाई करने पर इनइक्वालिटी स्टैंडर्ड फॉर्म में इस तरीके से आ जाएगी। मिनिमम z, ये एलपीपी थी हमारी प्रिमल, उसमें हमने फर्स्ट कंस्टेंट ग्रेटर दैन इक्वल टू का पहले से ही था, सेकंड वाले में हमने माइनस से मल्टीप्लाई किया और उसे ग्रेटर दैन कन्वर्ट कर लिया। ऐसे ही थर्ड वाले में भी -1 से बोथ साइड मल्टीप्लाई किया और इसे ग्रेटर दैन इक्वल टू में कन्वर्ट कर लिया। अब जब हम प्रिमल प्रॉब्लम से डुअल प्रॉब्लम फाइंड करते हैं तो जस्ट हमें क्या करना होता है कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन जब डुअल का कन्फर्म करना है तो ये जो आपकी राइट साइड टर्म है, जो BIs होती हैं, रिक्वायरमेंट वैल्यूज़, ये आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन की कॉस्ट हो जाती हैं। तो यहाँ पर 1 2 3 ऑब्जेक्ट कंस्टेंट है, तो 3 वेरिएबल्स होंगे यहाँ पर, y1 y2 y3, और उनकी कॉस्ट जो होगी y1 की 2 हो जाएगी, y2 की -3 हो जाएगी और y3 की -5 हो जाएगी। इस तरीके से नया ऑब्जेक्टिव फंक्शन ZD क्रिएट होगा। और अगर हम पूरी एलपीपी की बात करें, डुअल प्रॉब्लम क्या बनेगी, तो उसके लिए आपको यहाँ पर कंस्टेंट के लिए जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स है इसका ट्रांसपोज लेना होगा। जैसे यहाँ पर कोफिशिएंट मैट्रिक्स क्या बनेगी, 2 3 5 रो में आएगा, तो ट्रांसपोज लेंगे तो 2 3 5 कॉलम में, -3 -1 -7 रो में है सेकंड रो, तो ये सेकंड कॉलम हो जाएगी, -3 -1 -7 ये सेकंड कॉलम हो जाएगी, -1 -4 -6 थर्ड कॉलम है, तो ये थर्ड रो है, तो थर्ड कॉलम हो जाएगी यहाँ पर। और ये ट्रांसपोज होने के बाद आपका जो यहाँ पर
ऑब्जेक्टिव फंक्शन में cos थी 2 2 4, वो यहाँ पर आपका BIs हो जाएगा 2 2 4, और यहाँ पर इनइक्वालिटीज़ ग्रेटर देन इक्वल टू की थी, वो लेस देन इक्वल टू की। तो इस तरीके से आपकी नई जो प्रॉब्लम ये बनेगी, ये पहली प्रॉब्लम की डुअल प्रॉब्लम होगी। बट आपके क्वेश्चन में सिर्फ ये पूछा है कि यहाँ पर आपका डुअल प्रॉब्लम का जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है वो क्या बनेगा, तो वो आपका बन जाएगा यहाँ पर 2y1 माइनस 3y2 माइनस 5y3। तो ऑप्शन देख लेते हैं हमारा कौन सा करेक्ट होगा, 2y1 माइनस 3y2 माइनस 5y3। तो ऑप्शन यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। तो आप लोगों का ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53, द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर एनी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम एंड इट्स डुअल टू हैव द ऑप्टिमल सॉल्यूशन इज दैट। मीन्स किसी भी एलपीपी के प्रिमल और डुअल दोनों का ऑप्टिमल सॉल्यूशन एग्जिस्ट करे, उसके लिए नेसेसरी सफिशिएंट कंडीशन क्या है, वो ये है कि बोथ हैव फिजिबल सॉल्यूशन। अगर प्रिमल और डुअल दोनों का फिजिबल सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है तो उस केस में एलपीपी का जो है ऑप्टिमल सॉल्यूशन जरूर एग्जिस्ट करेगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 54, इफ़ द प्रिमल प्रॉब्लम इज़ ए मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम देन इट्स डुअल प्रॉब्लम विल बी। अभी हमने डिस्कस किया, प्रिमल अगर मैक्सिमम में है तो डुअल मिनिमम में होगा, प्रिमल अगर मिनिमम में है तो डुअल मैक्सिमम में होगा। तो ऑप्शन डी बी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा कि प्रिमल मैक्सिमम में था तो डुअल मिनिमम में होगा। नेक्स्ट हम 55 क्वेश्चन की बात करते हैं। इफ़ द प्रिमल प्रॉब्लम हैज़ 4 कंस्टेंट, अगर प्रिमल प्रॉब्लम में 4 कंस्टेंट है, 4 कंस्टेंट आप जानते हैं कि इस तरीके से होगी। अगर हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे AX इज इक्वल टू B की फॉर्म में, तो आपका जो यहाँ A कोफिशिएंट मैट्रिक्स है उसमें कितनी रोज दिखाई देंगी, यहाँ पर कंस्टेंट मतलब रोज, तो कितनी रोज दिखाई देंगी 4। ठीक है, अब वो कह रहा है जब हम डुअल बनाएंगे, तो जब हम जानते हैं कि जब हम डुअल बनाते हैं तो आपका डुअल में मैंने अभी आपको बताया था कि जो डुअल प्रॉब्लम में आपकी कंस्टेंट बनाते समय बस कोफिशिएंट मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज कर देना होता है। मीन्स ये जो 4 रोज हैं वो आपकी 4 कॉलम के कोरस्पोंडिंग आ जाएंगी यहाँ पर, और ये 4 कॉलम आ जाएंगी। इसका मतलब अगर 4 रोज हैं तो ये तो क्लियर है कि हमारे पास 4 कॉलम होने का मतलब वेरिएबल्स 4 होंगे, y1 y2 y3 y4। तो यहाँ से ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, बी, क्योंकि ये पूछ रहा है इफ़ द प्रिमल प्रॉब्लम हैज़ 4 कंस्टेंट देन इट्स डुअल है क्या 4 वेरिएबल्स। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 56 पे। इफ़ एनी ऑफ द कंस्टेंट इन द प्रिमल प्रॉब्लम इज़ परफेक्टली इक्वल, अगर किसी भी कंस्टेंट में कोई भी प्रिमल में प्रॉब्लम में अगर कोई भी एक कंस्टेंट इक्वलिटी में है, इक्वल का साइन है, तो उसके कोरस्पोंडिंग वेरिएबल क्या होगा। जैसे कि तीसरे नंबर मान लो कोई एलपीपी दी हुई है, उसमें फर्स्ट में ग्रेटर देन इक्वल टू की इक्वलिटी थी, सेकंड लेस देन इक्वल टू की, और थर्ड इक्वल टू की आ रही है। तो जो थर्ड नंबर की कंस्टेंट आपकी जो है इक्वल टू की आ रही है, तो जब इसका डुअल बनाएंगे प्रॉब्लम का, तो आपका थर्ड नंबर का वेरिएबल जो होगा y3 वो अनरिस्ट्रिक्टेड हो जाएगा। जिस नंबर की जो आपकी कंस्टेंट है इक्वालिटी में होगी, उसी नंबर का वेरिएबल डुअल में आपका अनरिस्ट्रिक्टेड हो जाएगा, और वाइस वर्सा भी है ये। तो ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 57 पर। ए लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम इज सेट टू बी इन स्टैंडर्ड फॉर्म इफ़ फॉर मैक्सिमाइजेशन के कॉरस्पॉन्डिंग स्टैंडर्ड फॉर्म कब बनेगी, तो मैंने अभी आपको डिस्कस किया था मिनिमाइजेशन के लिए आपका ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए, और मैक्सिमाइजेशन के लिए क्या होना चाहिए, लेस देन और इक्वल टू। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख क्वेश्चन नंबर 58, इफ़ देयर इज़ नो फाइनाइट ऑप्टिमल सॉल्यूशन ऑफ द प्रिमल प्रॉब्लम देन इट्स डुअल है। किसी भी प्रिमल प्रॉब्लम का कोई भी फाइनाइट ऑप्टिमल सॉल्यूशन नहीं है, तो उस केस में इसका डुअल किस तरीके का सॉल्यूशन, तो यहाँ पर आपका नो फिजिबल सॉल्यूशन ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ़ द ith सिलेक्ट वेरिएबल ऑफ द प्रिमल प्रॉब्लम इज़ पॉजिटिव, अगर प्रिमल प्रॉब्लम में कोई ith नंबर का सिलेक्ट वेरिएबल जो है वो पॉजिटिव वैल्यू रख रहा है, तो ith वेरिएबल ऑफ द डुअल वेरिएबल ith का क्या होगा, 0 होगा। ये ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69 पर चलते हैं। इफ़ ZP एंड ZD आर द ऑप्टिमल वैल्यू ऑफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन ऑफ द प्रिमल एंड डुअल, प्रिमल का ऑप्टिमल सॉल्यूशन ZP है और डुअल का ऑप्टिमल सॉल्यूशन ZD वैल्यू रख रहा है, तो उस केस में क्या होगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि अगर प्रिमल और ऑप्टिमल डुअल की बात करें तो दोनों के ऑब्जेक्टिव फंक्शन में से हमेशा प्रिमल का ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू डुअल के ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू से या तो लेस होगी या इक्वल होगी। तो ऑप्शन 60 का आपका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 61 क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 61, इफ़ ए इज इक्वल टू दिस इज द कोफिशिएंट मैट्रिक्स इन द
मैट्रिक्स फॉर्म ऑफ ए लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, देन द कोफिशिएंट मैट्रिक्स इन द मैट्रिक्स फॉर्म ऑफ डुअल। डुअल में मैट्रिक्स फॉर्म क्या बनेगी, उसके लिए कोफिशिएंट मैट्रिक्स क्या बनेगी। तो मैंने आपको बताया कि जब भी हम डुअल का के लिए कंस्टेंट बनाते हैं तो मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं, तो उसकी जो कंस्टेंट है उसके लिए कोफिशिएंट मैट्रिक्स का जस्ट ट्रांसपोज कर देना होता है। तो यहाँ पर ट्रांसपोज हो जाएगा, तो यहाँ पर जो 2 3 रो में आ रहा है वो 2 3 कॉलम में आ जाएगा, 8 9 रो में आ रहा है वो 8 9 कॉलम में आ जाएगा। इट मीन्स ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द प्राइस फैक्टर ऑफ द प्रिमल विल बी इन डुअल। तो जो प्राइस वेक्टर होता है मीन्स ऑब्जेक्टिव फंक्शन में जो कोफिशिएंट्स आते हैं दैट इज कॉल्ड प्राइस वेक्टर, है ना। तो वो प्रिमल में जो प्राइस वेक्टर होते हैं वो डुअल में जाकर क्या हो जाते हैं, वो रिक्वायरमेंट हो जाते हैं, राइट साइड में आते हैं। अभी मैंने एक प्रॉब्लम में आपको बताया था। तो जो प्राइस वेक्टर है वो रिक्वायरमेंट हो जाता है और जो रिक्वायरमेंट वेक्टर है वो डुअल का प्राइस वेक्टर हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63 की बात करते हैं। द डुअल प्रॉब्लम ऑफ द डुअल। डुअल का डुअल क्या होगा। तो जैसे कि हमने डिस्कस किया कि जब हम डुअल निकालते हैं तो जो अगर मान लो मैक्सिमाइजेशन की प्रॉब्लम है तो उसका डुअल क्या कन्वर्ट हो जाता है, मिनिमम हो जाता है। और फिर इसका फिर से डुअल निकालेंगे इस वाले का, तो वापस क्या हो जाएगा, मिनिमम का मैक्सिमम। इट मीन्स प्रिमल के डुअल का डुअल वापस प्रिमल ही आता है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। द डुअल प्रॉब्लम ऑफ द डुअल इज क्या हो जाएगा, डुअल का फिर से डुअल क्या हो जाएगा, प्रिमल ही हो जाएगा। तो ऑप्शन 63 का बी करेक्ट हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इफ द प्रिमल प्रॉब्लम हैज़ 4 कंस्टेंट, अगर प्रिमल में 4 कंस्टेंट है, मान लीजिए 1 2 3 एंड ये 4 कंस्टेंट अगर प्रिमल में है, ठीक है, इन 3 वेरिएबल, 3 वेरिएबल हैं, ठीक है, 1 2 3 वेरिएबल्स हैं। तो उस केस में डुअल प्रॉब्लम द नंबर ऑफ कंस्टेंट, तो डुअल में नंबर ऑफ कंस्टेंट और वेरिएबल कितने होंगे। तो मैंने आपको बताया कि प्रिमल में जो भी है आपकी कोफिशिएंट मैट्रिक्स डुअल में जाकर उसका ट्रांसपोज हो जाती है। तो यहाँ पर इसका ट्रांसपोज हो जाएगा, मीन्स अभी रो 4 हैं तो ये रो 4 ना होकर रो किस में कन्वर्ट हो जाएंगी, कॉलम में। तो 4 कॉलम हो जाएंगी, 1 2 3 4, और कॉलम किसको कॉरस्पॉन्ड करते हैं, वेरिएबल को। तो वेरिएबल कितने हो जाएंगे हमारे, 4 हो जाएंगे। और जो आपकी कॉलम थी 1 2 3 वो यहाँ पर रोज़ हो जाएंगी, 3 रोज़। तो यहाँ पर 3 रोज़ का मतलब कंस्टेंट, तो कितनी कंस्टेंट हो जाएगी, 1 2 3 कंस्टेंट हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर देख लेते हैं क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है। नंबर ऑफ कंस्टेंट कितनी होगी यहाँ पर हमारी, 3। तो नंबर ऑफ कंस्टेंट 3 और नंबर ऑफ वेरिएबल कितने, 4। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65 की बात करते हैं। एन इंटीजर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व बाय फॉलोइंग मेथड। इंटीजर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को इनमें से किस मेथड से सॉल्व किया जा सकता है। तो यहाँ पर आपका ग्रोमरी कटिंग प्लान और ब्रांच एंड बाउंड दोनों से सॉल्व किया जा सकता है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 66, ए सिमेट्रिक प्रोसीजर फॉर सॉल्विंग एन ऑल इंटीजर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम वाज फर्स्ट डेवलप बाय। तो सिमेट्रिक प्रॉब्लम प्रोसीजर जो बनाया था सबसे पहले इंटीजर प्रोग्रामिंग को सॉल्व करने का, वो सबसे पहले किसने बनाया था, आर.ई. गोमरी ने। तो ऑप्शन यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 67 की बात करते हैं। ब्रांच एंड बाउंड मेथड टू सॉल्व आईपीपी इंटीजर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम वाज डेवलप्ड बाय। ब्रांच एंड बाउंड टेक्निक सबसे पहले किसने डेवलप की थी, ए.एच. लैंग एंड ए.जी. डोइग। बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 68। हाउ मैनी टाइप्स ऑफ इंटीजर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम आर देयर। तो इंटीजर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम कितने तरह की होती हैं, 2 तरह की होती हैं, प्योर इंटीजर प्रोग्रामिंग और मिक्स इंटीजर प्रोग्रामिंग। तो 2 तरह की होती है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, 2 टाइप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69 की बात करते हैं। ए सोल्यूशन विच सेटिस्फाई द कंस्टेंट ऑफ द गिवन इंटीजर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम आल्सो सेटिस्फाई अदर कंस्टेंट ऑब्टेन बाय एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग और 2 or more constant और multiplying by a constant given by। मीन्स कोई भी इंटीजर प्रोग्रामिंग का जो सॉल्यूशन है जो सेटिस्फाई कर दे, आल्सो सेटिस्फाई अदर कंस्टेंट ऑब्टेन, उस कंस्टेंट को भी सेटिस्फाई करेगा जो दी हुई कंस्टेंट को ऐड करके बनी हो या सब्ट्रैक्ट करके बनी हो, या फिर क्या करें, मल्टीप्लाई कर दें किसी कंस्टेंट में। किससे मल्टीप्लाई कर दें, किसी इंटीजर से, पॉजिटिव इंटीजर से, ठीक है। तो किसी भी पॉजिटिव इंटीजर से, नॉन नेगेटिव इंटीजर से, यानी कि पॉजिटिव इंटीजर से दोनों साइड मल्टीप्लाई करने पर जो नई कंस्टेंट बनेगी उसको भी सेटिस्फाई करेगी का, अगर कोई इंटीजर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है तो। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पर ए करेक्ट हो गया आपका। नेक्स्ट बात करते हैं 70th क्वेश्चन की। द इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन ऑफ ए ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम कैन बी फाउंड बाय फॉलोइंग मेथड। तो इनिशियल बीएफएस जो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का निकाला जाता है वो कौन से मेथड से निकाला जाता है।
तो नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड से ये बिल्कुल सही है। लोएस्ट कॉस्ट एंट्री मेथड से भी निकाला जाता है, वो वोगल से भी, यानी कि ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। एनी ऑफ द फॉलोइंग, किसी भी मेथड से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन नंबर 71 की बात करें तो ए बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम ऑफ m by n ऑर्डर इज सेट टू बी नॉन डिजेनरेट। नॉन डिजेनरेट बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन कहलाएगा इफ नंबर ऑफ इंडिविजुअल एलोकेशन एट इंडिपेंडेंट पोजिशन। ठीक है, तो नॉन डिजेनरेट सॉल्यूशन कब कहलाता है? नॉन डिजेनरेट सॉल्यूशन कब कहलाता है? जब नंबर ऑफ एलोकेशन की संख्या किसके इक्वल हो? एग्जैक्टली m+n-1 के इक्वल हो, m+n-1 के इक्वल हो। ये कह रहा है ना, बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम m by n इज सेड टू बी नॉन डिजेनरेट। नॉन डिजेनरेट कब कहलाएगा? इफ नंबर ऑफ इंडिविजुअल एलोकेशन एट इंडिपेंडेंट पोजिशंस आर m+n-1, नॉन डिजेनरेट होने के लिए ऑप्शन आपका यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा 71 का। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 72। इन वोगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड द डिफरेंस ऑफ द स्मॉलेस्ट एंड सेकेंड स्मॉलेस्ट कोस्ट। वोगल्स अप्रोक्सीमेशन में जो रो वाइज सबसे कम और नेक्स्ट उससे थोड़ा सा ज़्यादा जो वैल्यू है सेकेंड स्मॉलेस्ट, उन दोनों का जो डिफरेंस है रो वाइज और कॉलम वाइज, उससे क्या कहा जाता है? उसे पेनल्टी कहा जाता है। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ऑफ द इनिशियल बेसिक फिजिबल सोल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम बाय नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर। इसे नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर से सॉल्व करते हुए इसका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट निकालनी है। तो देखिए यहाँ पर हमें जो नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड क्या कहता है कि सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर देख लीजिए क्या है, ये हमारे पास कुछ फैक्ट्रीज़ हैं A, B, C एंड D। यहाँ पर ये उन फैक्ट्री में जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रहा है वो अवेलेबिलिटी बताई हुई है, प्रोडक्ट जो बन रहा है, मैन्युफैक्चर हो रहा है, 5, 8, 7 एंड 14। A में 5, B में 8, C में 7 एंड D में 14। इसी तरीके से यहाँ पर वेयर हाउसेज दिए हुए हैं या शॉप्स दी हुई हैं जहाँ पर वो प्रोडक्ट सप्लाई होना है। तो W1 जो शॉप है उसकी रिक्वायरमेंट दी हुई है, कितना प्रोडक्ट चाहिए? 7 यूनिट, W2 की 9 यूनिट, W3 में 18 यूनिट की रिक्वायरमेंट है। यहाँ पर ये कॉस्ट दी हुई है। ए से अगर W को कोई एक सिंगल प्रोडक्ट हम सिंगल यूनिट अगर हम ट्रांसपोर्ट करते हैं तो ये ट्रांसपोर्ट की कॉस्ट है, ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट 2 रुपीज़ है ए से W1 शॉप में। ए से W2 में जाएंगे तो 1 यूनिट को ट्रांसपोर्ट करने की कॉस्ट 7 है। इस तरीके से ये हमें टेबल दी हुई है। तो हमें क्या करना है यहाँ पर, वो कह रहा है कि अगर हम इसका इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड से निकालें, तो नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड से सॉल्यूशन निकालने का मतलब हमें ये करना है कि जो फैक्ट्रीज़ में प्रोडक्ट हैं उन सभी को सेल करना है शॉप में, और इस तरीके से सेल करना है कि फैक्ट्री का प्रोडक्ट सारा सेल हो जाए और यहाँ पर जो वेयर हाउस जो इनकी रिक्वायरमेंट है वो भी फुलफिल हो जाए, हर एक को जितनी ज़रूरत है उतनी मिल जाए। तो इसके लिए नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड कहता है कि अगर हम बात करें नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, है ना, तो नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर कहाँ होगा? यहाँ पर। तो नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड में हम इस कॉर्नर से, यानी कि यहाँ से स्टार्ट करते हैं, जितना पॉसिबल है उतना एलोकेट करते हो और धीरे धीरे सबको एलोकेट करते चले जाते हैं। देखते हैं कैसे करते हैं। तो ए अगर हम देखें तो ए पे अवेलेबिलिटी कितनी है? 5 यूनिट की, और यहाँ पर नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर में जो शॉप है W1, इसकी रिक्वायरमेंट कितनी है? 7 की। 7 और 5 में से, क्योंकि इसकी प्रोडक्शन 5 यूनिट है, इसकी रिक्वायरमेंट 7 है, तो भले ही इसकी 7 की रिक्वायरमेंट है पर इसके ए के पास तो अवेलेबल 5 ही है, तो इसे कितने दे पाएगा? मिनिमम 5 दे पाएगा। तो यहाँ पर हम 5 एलोकेट कर देंगे। यहाँ पर कितना एलोकेट कर देंगे? 5 दिला देंगे। जब हमने यहाँ पर 5 दिला दिया तो 5 देने के बाद यहाँ पर कितना बचा है? यहाँ पर 5 देने के बाद 2 रह गया रिक्वायरमेंट इसकी, और ये फैक्ट्री ए में जो अवेलेबल था 5 का 5 यूनिट सेल हो गया, इसे बंद कर दीजिए। नेक्स्ट फिर हम चलेंगे, अब ये 7 की जो रिक्वायरमेंट है शॉप की, उसको हम नेक्स्ट वाली फैक्ट्री से फुलफिल करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट फैक्ट्री में अवेलेबल कितना है? 8 यूनिट। 8 में से इसे चाहिए कितना? 2, तो 2 यूनिट हम यहाँ पर दिलवा देते हैं। बाकी यहाँ पर कितना रह गया? 6 यूनिट रह गया फैक्ट्री में। 2 इसे दे दिया तो बाकी 6 रह गया, तो 6 दे देने के बाद 5 + 2, इसका तो 7 पूरा हो गया, तो अब इस शॉप को क्लोज कर देंगे। नेक्स्ट फिर हम आप यहाँ पर चलेंगे कि यहाँ पर इसकी अवेलेबिलिटी कितनी बच रही है? 6 की, तो 6 का प्रोडक्ट जो है वो 2 इसे दे चुका, बाकी 8 में से 2 इसे दे चुका, 6 बचे, तो वो आगे नेक्स्ट शॉप पे सेल करेगा। नेक्स्ट शॉप की रिक्वायरमेंट देखते हैं, 9 की रिक्वायरमेंट है, तो ये क्या 6 ले सकता है? ले सकता है, तो 6 से दिला दिए। 6 दिला दिए तो यहाँ पर इसकी रिक्वायरमेंट कितनी बची? 9 में से अब 3 बच गई। यहाँ पर 3 की रिक्वायरमेंट इसकी बच जाती है। जो 3 की रिक्वायरमेंट बच जाती है और यहाँ पर 6 + 2, ये 8 पूरा फुलफिल हो गया अवेलेबिलिटी, तो ये
फैक्ट्री क्लोज कर देंगे। यहाँ पर 3 की रिक्वायरमेंट बची है W की और W2 की, वो रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए अब नेक्स्ट हम फैक्ट्री पर जाएंगे। नेक्स्ट फैक्ट्री में कितना प्रोडक्ट अवेलेबल, 7 यूनिट। क्या ये 3 दे सकता है? दे सकता है, क्योंकि 7 यूनिट है, इसकी रिक्वायरमेंट 3 की बच रही है, तो 3 हम दे देंगे। जब हमने यहाँ पर 3 दे दिया तो 3 देने के बाद हमारे पास देखा 6 + 3 ये 9 फुलफिल हो गया, इसको हम क्लोज कर देंगे। और 3 देने के बाद यहाँ पर 7 में से 3 चला गया तो कितना बच गया, इसके बाद 4 यूनिट प्रोडक्ट के बच गए। अब 4 बचे हैं तो वो नेक्स्ट शॉप में सेल करेगा। नेक्स्ट शॉप क्या है आपकी, W3 में आप देख रहे हैं कि रिक्वायरमेंट कितने की, 18 की। अवेलेबल यहाँ पर कितना, 4, तो 4 यहाँ पर दे देते हैं। 4 देने पर इसका पूरा हो जाएगा। 4 + 3 यहाँ 7 की अवेलेबिलिटी क्लोज हो जाएगी, फैक्ट्री की सारे प्रोडक्ट बिक जाएंगे। हाँ, यहाँ पर 4 दिया है तो अभी इसकी 18 में से 4 की रिक्वायरमेंट पूरी हुई है, बाकी कितना बचा, 14। तो 14 हम नेक्स्ट वाली शॉप से यानी कि D से दिलवाने की, फैक्ट्री से दिलवाने की कोशिश। क्या इसके पास अवेलेबल है? हाँ, अवेलेबल है, तो आपने यहाँ पर 14 दिलवा दिया। इस तरीके से अगर आपने सही किया होगा तो 14 ही कॉलम वाइज बचेगा और रो वाइज वो फुलफिल हो जाएगा। तो इस तरीके से ये इसका सॉल्यूशन बना है। यहाँ पर अब आपसे पूछा जा रहा है कि कॉस्ट पूछी जाए, तो कॉस्ट कैसे निकालेंगे। ये जो कॉस्ट है 2 रुपीज़, वो 1 यूनिट को ट्रांसफ़र करने की। आपने कितने यूनिट मंगाई है इस बात से, 5, तो 5 × 10, तो 5 × 10 ही आ जाएगा इसकी कॉस्ट। इसी तरीके से यहाँ पर कितना मंगाया, 2 यूनिट, कॉस्ट कितनी है पर यूनिट ट्रांसपोर्ट करने की, 3, तो 3 × 6 यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर 6 × 3 = 18 आ जाएगा, यहाँ पर 4 × 3 = 12 आ जाएगा, यहाँ पर 7 × 4 = 28 आ जाएगा, और ये 14 × 2 = 28 आ जाएगा। इन सबको हम टोटल करेंगे तो सॉल्व करके 102 आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 74 देखते हैं। द ऑप्टिमल सॉल्यूशन ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम कैन बी फाउंड बाय द। ऑप्टिमल सॉल्यूशन ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का कौन से मेथड से निकाला जाता है, वो मोदी मेथड से निकाला है, क्योंकि नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड तो इनिशियल BFS निकालता है, सिर्फ एक स्टार्टिंग का सॉल्यूशन निकालता है, वो ऑप्टिमल हो भी सकता है और नहीं भी। लोएस्ट कॉर्नर मेथड वो भी नहीं, वो भी BFS ही निकालता है। वोगल्स मेथड भी BFS, तो कौन सा बचा, मोदी मेथड है जो ऑप्टिमल सॉल्यूशन निकालता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 75। इफ in the Modi method for finding the solution of the transportation problem all dij's, सारे dij's greater than equal to 0 है और कम से कम एक जो है वो पॉजिटिव आ रहा है for any cell, then a solution under test will be। तो मोदी मेथड के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं कि हर एक जो नॉन ऑक्यूपाइड सेल है, मीन्स जिसमें एलोगेशन नहीं बना हुआ, उसके लिए यहाँ पर हमारे पास कॉस्ट पता होती है, CIJ क्वेश्चन में दी होती है। हम उसके लिए यहाँ पर UI और VJ एंट्रीज कुछ निकालते हैं, UI और VJ का सम, UI + VJ का सम, और यहाँ पर हम निकालते हैं DIJ सेल एवेल्यूशन कहलाता है। सेल एवेल्यूशन क्या होता है, DIJ = होता है CIJ - UI + VJ, ठीक है। तो यहाँ से हम सेल एवेल्यूएशन निकालते हैं। अब अगर ये वैल्यू, वो मोदी मेथड कहता है कि अगर ये वैल्यू नॉन ऑक्यूपाइड सेल के लिए, मीन्स जिसमें एलोगेशन नहीं है, उसके लिए ये वैल्यू अगर सारी सेल्स में ग्रेटर देन और इक्वल टू आ जाए तो आपका ऑप्टिमल सॉल्यूशन हो जाएगा। इनमें भी अगर किसी एक सेल के लिए ये वैल्यू 0 हो जा रही है तो उस केस में और बाकी सब के लिए पॉजिटिव है, ठीक है, तो उस केस में आपका जो सॉल्यूशन होगा वो ऑप्टिमल तो होगा बट अल्टरनेटिव भी होगा, मीन्स सेम कॉस्ट वाला आपका एक और सॉल्यूशन पॉसिबल होगा। मीन्स जो ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट हम मिनिमम करना चाह रहे हैं, उस मिनिमम कॉस्ट को देने वाले आपके सेम रूट ना मिलकर एक और रूट मिलेगा जिसमें उतनी ही मिनिमम कॉस्ट वाला एक और सॉल्यूशन पॉसिबल होगा, मीन्स अल्टरनेटिव सॉल्यूशन। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। और अगर सारे आपके स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 है तो आपका यूनिक सॉल्यूशन होगा। नेक्स्ट बात करते हैं 76। द डिजेनरेसी इन द ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम कैन ओकर। ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में जो डिजेनरेसी बनती है, डिजेनरेसी किस वजह से बनती है, जब नंबर ऑफ एलोगेशन आपकी m+n-1 ना होकर उससे कम हो जाए किसी भी स्टेप में, तो वो कहीं पर भी हो सकती है। हो सकता है स्टार्टिंग इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन ही आपका ऐसा है जिसमें नंबर ऑफ एलोगेशन m+n-1 नहीं हो, और हो सकता है बीच में भी कहीं पर किसी स्टेप में ऑप्टिमलिटी टेस्ट लगाते समय आपका हो सकता है कि किसी स्टेप में नंबर ऑफ एलोगेशन कम हो जाए। इट मीन्स डिजेनरेसी आपकी किसी भी स्टेज में बन सकती है, स्टार्टिंग में भी और इन बिटवीन भी। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा, फ्रॉम एनी इंटरमीडिएट स्टेज और फ्रॉम इनिशियल स्टेज। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए 77 की बात करते हैं। फॉर फाइंडिंग द ऑप्टिमल सॉल्यूशन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम वी यूज़ CIJ = UI + VJ। ये फार्मूला हम यूज़ करते हैं किसके लिए, ऑप्टिमल सॉल्यूशन निकालने के लिए। ये फार्मूला किसके लिए यूज़ करते हैं, कौन से किन के लिए यूज़ करते हैं, फॉर ऑल सेल्स, फॉर नॉन एम्प्टी सेल्स और फॉर एम्प्टी सेल्स
नन ऑफ दिस। तो ये जो हम यूज़ करते हैं नॉन एम्प्टी सेल के यूज़ करते हैं, जिस सेल के अंदर एलोगेशन है, जिस सेल के अंदर एलोगेशन है उसकी कॉस्ट Cij इज इक्वल टू होती है वैल्यू ऑफ, यहाँ पर ये फार्मूला अप्लाई करते हैं, वैल्यू ऑफ UI प्लस VJ नॉन एम्प्टी सेल के लिए, ठीक है। अगर एम्प्टी सेल है तो उसके लिए हम DIJ निकालते हैं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं 78 की। ए लूप इज़ एन ऑर्डर्ड सेट विच इज़ फॉलोइंग नंबर ऑफ सेल्स। मीन्स लूप जब हम बनाते हैं ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में, तो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में जब ऑप्टिमल सॉल्यूशन नहीं बनता तो लूप कैसे बनाते हैं। मान लीजिए ये कोई ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है और यहाँ पर आपकी एक एलोगेशन आई है, एक यहाँ पर एलोगेशन आई है, ऑप्टिमल सॉल्यूशन नहीं आ रहा है, तो आपको क्या करना होगा, जो भी आपका एलोगेशंस हैं आपको एलोगेशन से एलोगेशन पर मूव करना है। और दो ही तरीके से जा सकते हैं, मूव सिर्फ एलोगेशन टू एलोगेशन कर सकते हैं और हॉरिजॉन्टल या वर्टिकली कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम जाएंगे तो यहाँ पर हमारे ये एक लूप बन जाएगा, यहाँ से स्टार्ट किया और वापस यहीं पर आना है। तो कितने मिनिमम यहाँ पर अगर हम बात करें तो सेल्स की ज़रूरत पड़ी 1 2 3 4। अगर हम बात करें और अगर आपको क्लोज पाथ बनाना है तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमेशा इवन नंबर ऑफ सेल बनेंगे। हो सकता है पाथ ऐसा बने, हो सकता है एक यहाँ पर और एलोगेशन होती, यहाँ नहीं होती ये एलोगेशन, तो हम कैसे जाते हैं, इस तरीके से, इस तरीके से, और यहाँ पर एलोगेशन होती तो इस तरीके से। तो फिर कितने सेल्स बनती जिनमें एलोगेशन है, 1 2 3 4 5 6 7, सॉरी 1 2 3 4 5 6 7, 1 मिनट, हाँ 7 आपको लग रही है, पर ये मिडिल वाली काउंट नहीं होती, क्योंकि लूप में जब हम सेल काउंट करते हैं तो कॉर्नर वाली ही काउंट करते हैं। तो इट मीन्स यहाँ पर कितने सेल्स, हमें यहाँ पर कितने होंगे सेल, 1 2 3 4 5 6, और उसमें कितने थे 4, तो हमेशा इवन नंबर ऑफ सेल्स होंगी। तो ऑप्शन आपका यहाँ ए करेक्ट हो जाएगा 78। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 79 में क्या कहता है, व्हेन वी अप्लाई ऑप्टिमलिटी टेस्ट इन द ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में जब हम ऑप्टिमलिटी टेस्ट अप्लाई करते हैं तो सेल इवेल्युएशन जब हम DIJ कैलकुलेट करते हैं फॉर ऑल एम्प्टी सेल, तो कौन सा फार्मूला यूज़ करते हैं, ये मैंने आपको अभी ऊपर बताया था इससे पहले क्वेश्चन में। तो ये वाला फार्मूला अप्लाई करते हैं, DIJ इज इक्वल टू CIJ माइनस UI प्लस VJ। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80 की बात करते हैं। इन ए ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम ऑफ 5/4 ऑर्डर द ऑप्टिमल टेस्ट कैन बी अप्लाइड टू ए फिजिबल सॉल्यूशन इफ टोटल नंबर ऑफ तो यहाँ पर कितने नंबर ऑफ एलोकेशन होने चाहिए पूछ रहा है। इन ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम ऑफ 5/4 ऑर्डर द ऑप्टिमल टेस्ट कैन बी अप्लाइड। ऑप्टिमल टेस्ट अप्लाई कब किया जा सकता है, अगर नंबर ऑफ एलोकेशन कितनी हो। तो ऑप्टिमल टेस्ट अप्लाई करने के लिए, ऑप्टिमलिटी टेस्ट अप्लाई करने के लिए अगर m/n ऑर्डर का है हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम की जो टेबल है, तो उसमें एलोकेशन कितने होने चाहिए, m+n-1। किसी भी बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन में अगर m+n-1 एलोकेशन है तभी हम उसे ऑप्टिमलिटी के लिए टेस्ट कर सकते हैं। मिनिमम नंबर ऑफ एलोकेशन m+n-1 होनी चाहिए। तो यहाँ पर कितने हैं, m की वैल्यू हमारी 5 है और n की वैल्यू 4 है, तो नंबर ऑफ एलोकेशन m5 + 4 - 1, इट मीन्स यहाँ पर कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा यहाँ पर सॉल्व करके। तो ऑप्शन ये सी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट 81 क्वेश्चन की बात करें। इन वोगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड इफ द ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम वी सेलेक्ट द रो और कॉलम फॉर विच पेनल्टी इज। हम उस रो या कॉलम में वोगल्स पेनल्टी मेथड से जब किसी भी ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालते हैं तो हम उसमें एलोकेशन सबसे पहले करते हैं उस रो या कॉलम में जिसमें पेनल्टी मैक्सिमम हो। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 82 क्वेश्चन। इफ़ in a transportation problem total number of availability is more than total number of requirement। अवेलेबल ज़्यादा है और रिक्वायरमेंट कम है, ठीक है। मीन्स जैसे ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम कोई भी हमें गिवन है यहाँ पर, और यहाँ पर कुछ एंट्रीज है, ये अवेलेबिलिटी कहलाती है, और यहाँ पर जो वैल्यूज़ हैं वो रिक्वायरमेंट, इनका टोटल जैसे यहाँ 5 है, 3 है, यहाँ पर 4 है, और यहाँ पर 7 है, 8 है, 9 है, 12 है, और इनका टोटल और इनका टोटल अगर इक्वल नहीं आता तो उस केस में प्रॉब्लम को क्या कहा जाता है, अनबैलेंस कहा जाता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये कह रहा है कि इफ़ ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम टोटल नंबर ऑफ अवेलेबिलिटी इज़ मोर देन द टोटल नंबर ऑफ रिक्वायरमेंट। अवेलेबिलिटी का सम ज़्यादा है रिक्वायरमेंट से, तो बैलेंस तो है नहीं, इसका मतलब अनबैलेंस प्रॉब्लम हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इन असाइनमेंट प्रॉब्लम टू कवर ऑल द जीरोज वी ड्रॉ द मिनिमम नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन्स थ्रू। मीन्स किसी भी असाइनमेंट प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम मिनिमम
जो लाइंस हम ड्रॉ करते हैं, नंबर ऑफ लाइंस ड्रॉ करते हैं, तो उसका रूल क्या है जिससे कि हम कम से कम उसमें मिनिमम नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हुए असाइनमेंट प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। तो उसका रूल है, हम लाइंस हम जो ड्रॉ करते हैं अनमार्क्ड रो पर ड्रॉ करते हैं और मार्क्ड कॉलम पर। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा, अनमार्क्ड रो एंड मार्क्ड कॉलम। चलिए नेक्स्ट 84 क्वेश्चन पर चलते हैं। द मिनिमम कॉस्ट ऑफ द फॉलोइंग असाइनमेंट प्रॉब्लम। इस असाइनमेंट प्रॉब्लम की मिनिमम कॉस्ट हमें बतानी है। तो असाइनमेंट प्रॉब्लम की मिनिमम कॉस्ट बताने के लिए प्रोसेस क्या है, सबसे पहले तो आपको स्टेप 1 पर जाना होगा। स्टेप 1 क्या कहता है, आपको सबसे पहले एलपीपी के लिए हंगेरियन मेथड से इसे हम सॉल्व करेंगे। तो हंगेरियन मेथड कहता है कि सबसे पहले हर एक रो का मिनिमम एलिमेंट उस रो के सभी एलिमेंट से माइनस करना है। जैसे इस रो का मिनिमम एलिमेंट कितना है, 8 है, और 8 को सभी में से माइनस कर देंगे। तो 8 को माइनस करेंगे, यहाँ पर 0 आ जाएगा। यहाँ पर 8 माइनस करेंगे तो यहाँ पर आपका 26 माइनस 8 माइनस करेंगे तो ये आपका 18 आ जाएगा। 17 माइनस 8 करेंगे तो आपका यहाँ पर 9 आ जाएगा। इसी तरह से 11 माइनस 8 करेंगे तो आपका यहाँ पर 3 आ जाएगा। सिमिलरली हम आगे प्रोसीड करेंगे तो आपका सेकेंड रो में मिनिमम आप देखें तो मिनिमम एंट्री सेकेंड रो में क्या है आपकी, सेकेंड रो में आपको मिनिमम एंट्री दिखाई दे रही होगी। यहाँ पर सेकेंड रो में मिनिमम एंट्री 4 है, तो 4 को सभी में से माइनस करेंगे। जैसे 13 माइनस 4 किया 9 आ जाएगा, 28 माइनस 4 किया आपका 24 आ जाएगा। इस तरीके से हर एक रो में से माइनस करने पर आपको ये नेक्स्ट मैट्रिक्स मिल जाएगी। उसके बाद हमें क्या करना है, सेम प्रोसेस हमें कॉलम वाइज में अप्लाई करना होता है। स्टेप 2 में कॉलम वाइज क्या है, हर एक कॉलम में से मिनिमम एंट्री को उस कॉलम के सभी एलिमेंटों में से माइनस करना है। जैसे फर्स्ट कॉलम में मिनिमम एंट्री 0 है, 0 सभी में से माइनस करेंगे तो आपका एज इट जाएगा। 0 माइनस 0 0, 9 माइनस 0 9, 23 माइनस 0 23 और 9 माइनस 0 9। नेक्स्ट फिर सेकंड कॉलम में मिनिमम एंट्री अगर हम देखें तो अब क्या दिख रही है आपको, सेकंड कॉलम में मिनिमम एंट्री 4, तो सब में से 4 को माइनस करेंगे। 18 माइनस 4 करेंगे तो आपका 14 आ जाएगा। 24 माइनस 4 करेंगे आपका 20 आ जाएगा। 4 माइनस 4 करेंगे 0 आ जाएगा। 16 माइनस 4 करेंगे तो आपका यहाँ पर 12 आ जाएगा। इसी तरीके से इस वाले कॉलम में मिनिमम एंट्री आपको 0 दिख रही है तो एज इट इज रहेगी। तो इस तरीके से आपका ये आ जाएगा सेकंड स्टेप के बाद सेम प्रोसेस अप्लाई करते हुए। उसके बाद हमें क्या करना होता है कि हमें अब हर एक इन प्रोसेस को अप्लाई करते हुए आपका हर एक रो और हर एक कॉलम में एक एक जीरो ज़रूर क्रिएट हो जाती है। उसके बाद हमें जॉब को असाइन करना होता है। असाइन करने के लिए मैं आपको सिंपल प्रोसेस बता रहा हूँ कि हंगेरियन मेथड का, कि आपको सबसे पहले रो वाइज देखना है। पहली रो में जहाँ पर सिंगल जीरो है वहाँ पर जॉब को असाइन कर देना है। जैसे फर्स्ट रो में एक सिंगल जीरो दिख रही है तो आपको जो रो असाइन कर देना है। रो देखिए तो आप कॉलम को वर्टिकली क्रॉस कर दीजिए। फिर नेक्स्ट चाहिए सेकंड रो में आपको कोई सिंगल जीरो दिख रही है, ये मिल रही है, तो इसको जॉब को असाइन कर दिया। सेकंड रो में है और सेकंड रो में है तो जिस कॉलम में ये है इस कॉलम को आपको क्रॉस कर देना है। नेक्स्ट थर्ड में जाएंगे तो थर्ड को आप में डबल मिल रही है, सिंगल नहीं मिल रही। फोर्थ में जाएंगे तो आपको सिंगल जीरो मिल रही है, जहाँ सिंगल जीरो मिल रही है वहाँ पर असाइन करा और कोरस्पॉन्डिंग कॉलम को हम क्रॉस कर देंगे। फिर वापस हम जाएंगे ऊपर, क्या सिंगल जीरो मिल रही है, नहीं मिल रही, यहाँ पर नहीं मिल रही, यहाँ पर अब मिल रही है यहाँ पर, क्योंकि ये तो क्रॉस हो चुकी है तो सिंगल जीरो आपको मिल चुकी है, तो यहाँ पर भी असाइन कर देंगे और कॉलम कट कर देंगे। अब ये आपका पोजीशन वाइज मिल गया है कि कहाँ पर आपको एलोकेट करना है। जैसे यहाँ पर P, Q, R और S था, यहाँ पर आपका फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और ये फोर्थ था। तो आपको मिल गया है कि किसको कौन सी जॉब करानी है। P% से आपको फर्स्ट जॉब करानी है क्योंकि इसके सामने फर्स्ट प्लेस पर फर्स्ट वाली कॉलम में आपका एलोकेशन है, तो P से आपको फर्स्ट करानी है। Q से अगर देखें तो Q से कौन सी करानी है, Q के सामने कौन सी कॉलम में आ रहा है, थर्ड कॉलम में, तो Q से थर्ड को जॉब करानी है। उसके बाद R के सामने कहाँ पर आ रहा है, सेकंड में, तो R से आपको कौन सी करानी है, सेकंड करानी होगी। उसके बाद S की बात करें तो S से कौन सी करानी होगी, S के सामने कहाँ पर आ रहा है आपका फोर्थ पर, तो फोर्थ जॉब करानी होगी। अब आपसे कहा जाए कि कॉस्ट कितनी निकालनी है, तो कॉस्ट कितनी लगेगी वही पूछ रहा है वो। तो P से फर्स्ट कराने में कितना खर्च आ रहा है, 8 रुपीज़ का, 8 आ जाएगा। Q से थर्ड कराने में आपको कौन से आ रहा है, 4 रुपीज़ का। और R से सेकंड कराने में आपको कितने रुपीज़ की कॉस्ट आ रही है, 19 की। और S से फोर्थ कराने में आपको कितनी आ रही है, 10 की। इन सबको प्लस कर देंगे, 8 + 4 आपका 12 हो जाएगा। 12 + 10 आप करेंगे तो 22 हो जाएगा। 22 + 19 करेंगे तो यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा, 41 आ जाएगा। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ़ ए सेल्समैन वांट टू विजिट एन सिटीज़ देन टोटल नंबर ऑफ हिज पॉसिबल रूट्स। अगर कोई सेल्समैन
n सिटीज़ को विजिट करके आना चाहता है तो उसके कितने पॉसिबल रूट हों। तो सिटीज़ को विजिट करना एक तरीके से राउंड टेबल पर पर्सनस को अरेंज करने के जैसा है, जैसे आपने 12th में परमुटेशन पढ़ा होगा। तो परमुटेशन में आप 12th जो है वो अरेंज करेंगे n पर्सन को राउंड टेबल पर, तो कितने वेज होते हैं, n-1 फैक्टोरियल। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 86 क्वेश्चन की बात करते हैं। इन हाउ मैनी वेज 6 वर्कर्स कैन कंप्लीट 6 वर्क। 6 वर्कर हैं और 6 ही काम है, उसको करने के लिए 6 वर्कर लगाए हैं 6 वर्क को। तो इफ़ 1 वर्क इज़ गिवन टू ईच मीन्स हर एक पर्सन एक ही जॉब कर सकता है, तो कितने पॉसिबल वेज बनेंगे। तो देखो फर्स्ट मान लीजिए आपकी जॉब्स हैं, ठीक है, वर्क्स हैं 1 2 3 4 5 एंड 6। आपके पास 6 पर्सन है, तो इनमें से 6 में से आप किसी एक को यहाँ पर जॉब पे असाइन कर देंगे। तो असाइन करने के कितने तरीके हुए, अब मान लीजिए ABCDEF तक हैं, ABCDEF तक हैं, तो 6 पर्सन हो गए। 6 में से आप A को भी करा सकते हैं, B को भी करा सकते हैं। तो आपके पास कितनी चॉइस है 6 की। अब उनमें से एक यहाँ पर आ गया, तो इसको कराने की कितनी चॉइस बची, 5 बचे 5। इसके बाद इसमें कराने की कितनी बची, इसे 4, इसमें 3, इसमें 2, इसे कराने की 1। तो टोटल कितने प्रोसेस बने, पॉसिबल वेज होंगे 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 और मल्टीप्लाई करेंगे आपका 720 आ जाएगा। तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। द कॉस्ट मैट्रिक्स ऑफ एन अनबैलेंस असाइनमेंट प्रॉब्लम इज ऑलवेज। तो अनबैलेंस असाइनमेंट प्रॉब्लम है तो आप जान सकते हैं कि या तो नंबर ऑफ रो कम होगी या नंबर ऑफ कॉलम कम होगी, तो इट मीन्स ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगी अनबैलेंस वाली। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज टू सॉल्व द असाइनमेंट प्रॉब्लम। असाइनमेंट प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इनमें से कौन सा मेथड, मोदी मेथड असाइनमेंट प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यूज़ किया जाता है, येस और नो। मोदी मेथड असाइनमेंट प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यूज़ किया, नहीं। मोदी मेथड तो आपका ट्रांसपोर्टेशन को सॉल्व करने के लिए, ग्राफिकल मेथड सिंपल LPP को सॉल्व करने के लिए। तो कौन सा मेथड यूज़ किया जाता है, हंगेरियन मेथड। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 89, इन हाउ मैनी टाइप्स ऑफ ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम आर देयर। तो ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम कितने तरह की होती है, 2 तरह की। एक जिसमें डायरेक्शन इन्वॉल्व हो, एक जो डायरेक्शन पर डिपेंड ना करे, सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक। तो 2 तरह की प्रॉब्लम होती है। तो 2 टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम, ऑप्शन बी आपका करेक्ट। 90 क्वेश्चन की बात करें। इफ़ द डिस्टेंस टाइम और कॉस्ट बिटवीन एवरी पेयर ऑफ सिटीज़ डिपेंड अपॉन द डायरेक्शन ऑफ द जर्नी देन सेल्समैन रूटीन प्रॉब्लम इज कॉल्ड। तो अगर आपकी जो जर्नी का जो डिस्टेंस या टाइम है या कॉस्ट है वो आपके डिपेंड करती है किस पर, डायरेक्शन पर। जैसे कि अगर हम बात करें दिल्ली टू मेरठ की बात करें, तो दिल्ली टू मेरठ जो है वो जाने के लिए जो रोड है उस रोड पे ट्रैफिक ज़्यादा रहता है, बट अगर मेरठ से दिल्ली की तरफ जाएंगे तो उसमें ट्रैफिक कम रहता है। तो आपका जो टाइम ड्यूरेशन है वो वेरी कर रहा है, डायरेक्शन पर डिपेंड कर रहा है। तो इस टाइप की प्रॉब्लम ट्रैवलिंग सेल्समैन से रिलेटेड जो डायरेक्शन पर डिपेंड करे उसे क्या कहा जाता है, उसे हम एसिमेट्रिक कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर 90th क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन हम 91 की बात करते हैं। 91 क्वेश्चन में अगर हम देखें तो द डायगोनल एलिमेंट ऑफ द कॉस्ट मैट्रिक्स आर ऑलवेज इनफाइनाइट इन विच। तो डायगोनल एलिमेंट हमेशा इनफाइनाइट किस में होते हैं, डायगोनल एलिमेंट हमेशा इनफाइनाइट होते हैं ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम में। कोई भी ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम होगी, क्योंकि जैसे मान लीजिए ABC इस तरीके से सिटी है और ABC सिटी यहाँ होगी, और ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम में ट्रैवलिंग सेल्समैन जो है उसे अपना A, B और C सिटीज़ में प्रोडक्ट सेल करके आना है। और यहाँ से जैसे A से A जाने की कॉस्ट यहाँ पर दी होगी, A से B जाने की, इस तरीके से कॉस्ट मैट्रिक्स दी होती है। क्योंकि A से A नहीं जा सकता तो इसलिए हम कहते हैं कि वो इसलिए नहीं जा पा रहा क्योंकि कॉस्ट इनफाइनाइट है। तो इसलिए हमें A से A जाना नहीं पॉसिबल है तो यहाँ पर कॉस्ट इनफाइनाइट रखी जाती है। B से B नहीं पॉसिबल है जाना तो इसलिए इनफाइनाइट। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं डायगोनल में हमेशा इनफाइनाइट आएगा। किस में आएगा, ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम। तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 92 क्वेश्चन की बात करें। टू चेंज एन अनबैलेंस असाइनमेंट प्रॉब्लम इनटू ए बैलेंस असाइनमेंट प्रॉब्लम मोर रोज और कॉलम्स आर एडिड इन द कॉस्ट मैट्रिक्स विद। मीन्स अगर कोई असाइनमेंट प्रॉब्लम बैलेंस नहीं है, बैलेंस कब नहीं होगी, जब नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल नहीं है। तो उस केस में हमें क्या करना होगा, उसमें हमें जैसे मान लीजिए एक रो कम है तो हमें क्या करना होगा, एक डमी रो लगा देते हैं जिसमें 0 0 0 एंट्रीज हो। तो वो यही पूछ रहा है कि जो नई रो या कॉलम ऐड करते हैं तो उसमें क्या एंट्रीज रखते हैं, हर रो के हर एक एलिमेंट को वो 0 रखते हैं। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए 93 क्वेश्चन की बात करें। द मिनिमम नंबर ऑफ
द मिनिमम कॉस्ट ऑफ द फॉलोइंग ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम। इस ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम की हमें मिनिमम कॉस्ट निकालनी है। देखिए इसको अगर हम लॉन्ग वे से करेंगे, पूरा डिटेल में जाकर करेंगे तो बहुत टाइम ले लेगा। मेरे पास एक शॉर्ट ट्रिक है जिससे आप इस टाइप के ऑप्टिमल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को ट्रैवलिंग सेल्समैन के इजीली कर सकते हैं। वो क्या कि आपको डिटेल में जाने की ज़रूरत ही नहीं है। पहले टेबल को ध्यान से देखिए, इस टेबल में मिनिमम वैल्यू कितनी दिख रही है, मिनिमम वैल्यू कॉस्ट वाइज कितनी दिख रही है, 3 दिख रही है। तो 3 कितनी प्लेस पर दिख रहा है, 1 2 3, तो 3 पॉसिबल आप रूट निकालिए और उनमें से जो मिनिमम कॉस्ट वाला होगा वही आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर 3 आ रहा है आपका, 3 कहाँ पर आ रहा है आपका, 3 कहाँ पर आ रहा है, मान लीजिए इस वाले से हम स्टार्ट करते हैं ए से। तो ए से 3 कौन से कॉलम में आ रहा है, ए वाली रो के कोरस्पोंडिंग कौन से कॉलम में है, डी में। तो ए से हम डी जाएंगे पहले, फिर डी से आगे देखते हैं। डी में मिनिमम क्या दिख रहा है आपको, 3 दिख रहा है। वो किस पर आ रहा है, ए पर हम ए पर नहीं जाएंगे क्योंकि रूट रिपीट हो जाएगा, क्योंकि ए तो पहले आ चुका है। अब हम नेक्स्ट मिनिमम में जाएंगे डी पे, डी वाले में ए पर नहीं जा रहे क्योंकि मिनिमम देखना था, तो मिनिमम आपका ए पर आ रहा है तो ए पर हम नहीं जाएंगे क्योंकि रूट रिपीट हो जाएगा। तो नेक्स्ट मिनिमम पर जाएंगे। तो डी वाले में 3 से नेक्स्ट मिनिमम क्या है, 6 किस पर आ रहा है, बी पर, तो हम बी पर जाएंगे। और बी वाले में जाएंगे तो बी वाली रो के अकॉर्डिंग देखें तो हम बी वाली रो में मिनिमम कितना है, 3, वो डी पर आ रहा है, वो ले नहीं सकते क्योंकि रूट रिपीट हो जाएगा। फिर बी वाले में नेक्स्ट मिनिमम कितना है, 6, वो किस पर, 4, वो किस पर आ रहा है, ए पर, ए पर भी नहीं जा सकते, वो भी रूट रिपीट हो जाएगा। तो फाइनली हमें किस पर जाना होगा, सी पर जाना होगा। ठीक है, और फिर सी वाले से वापस, क्योंकि हमें सारी सिटीज़ विजिट कर चुका है, ए से बी भी चला गया, डी भी चला गया, सी भी चला गया, तो वापस ए आना होगा। तो इस तरीके से आपका एक ये साइकिल कंप्लीट हुआ। ठीक है, इसके कोरस्पोंडिंग क्वेश्चन हम बाद में निकाल लेंगे। इसी तरीके से आप 3 मिनिमम आपको एक जगह और मिल रहा है जो बी वाली रो में है, तो एक बार इसके अकॉर्डिंग रूट स्टार्ट कीजिए। बी से मिनिमम किस पर आ रहा है, 3, ये डी पर, तो बी से डी जाएंगे। फिर डी वाली रो में देखेंगे मिनिमम कितना दिख रहा है, 3 दिख रहा है, वो कौन से कॉलम में दिख रहा है, ए वाले में, तो ए वाले में हम जाएंगे क्योंकि रूट तो रिपीट नहीं हो रहा, जा सकते हैं। उसके बाद ए वाली रो में जाएंगे। ए वाली रो में मिनिमम कितना है आपका, ए वाली रो में मिनिमम कॉस्ट है आपका 3 किस पर आ रहा है, वो डी पर आ रहा है, पर हम डी पर नहीं जा सकते क्योंकि डी पहले आ चुका है, रूट रिपीट हो जाएगा। तो फिर हमें किस पर जाना होगा, नेक्स्ट मिनिमम कितना है, बी, 4 किस पे आ रहा है, बी पे, तो बी पर भी नहीं जा सकते क्योंकि बी पहले आ रहा है। तो ए वाले में फिर उससे नेक्स्ट कितना होगा, 7, वो किस पर आ रहा है, सी पर, तो सी पर जाएंगे। और फाइनल वापस हमें सब जगह घूम चुके हैं तो अब किस पर आना होगा, बी पर, एक रूट ये हो जाएगा। नेक्स्ट फिर हम डी से स्टार्ट करेंगे क्योंकि मिनिमम एक जगह और आ रहा है, कौन सी रो में, डी वाली रो में, तो डी से स्टार्ट करके देखेंगे। डी से अगर हम जाएंगे तो मिनिमम कॉस्ट आपकी किस पर आ रही है, 3, ए पर, तो डी से ए जाएंगे। ए से फिर देखेंगे ए वाले के अकॉर्डिंग, ए वाली रो में मिनिमम कितना है, ए वाली रो में मिनिमम आपका 3 है जो डी पर आ रहा है, डी ले नहीं सकते क्योंकि रूट रिपीट हो जाएगा। तो नेक्स्ट मिनिमम पर जाएंगे, 3 के अलावा नेक्स्ट मिनिमम कितना है, 4 किस पर आ रहा है, बी पर, तो हम बी पर जाएंगे। बी के बाद फिर नेक्स्ट जाएंगे हम, देखें बी के बाद हम और किसी पर जा ही नहीं सकते क्योंकि कुछ भी रखेंगे तो रिपीट हो जाएगा, तो हमें किस पर जाना पड़ेगा, सी पर ही जाना पड़ेगा। और सी के बाद वापस कहाँ पर जाना पड़ेगा, क्योंकि सारी सिटीज़ विजिट कर चुके हैं तो डी पर। तो ये आपके 3 पॉसिबल रूट हो जाएंगे। इन 3 पॉसिबल रूट में से आपको देखना है जिसकी कॉस्ट मिनिमम आएगी वो आपका आंसर हो जाएगा। तो ए से डी जाने की कॉस्ट कितनी है, टेबल में देख लीजिए, ए से डी जाने की कॉस्ट है 3 रुपीज़। डी से बी जाने की कॉस्ट, डी से बी जाने की कॉस्ट अगर हम देखें, डी से बी जाने की 6 रुपीज़। बी से सी जाने की, बी से सी जाने की, बी से सी जाने की कॉस्ट है 6 रुपीज़। नेक्स्ट फिर सी से ए जाने की, सी से ए जाने की, सी से ए जाने की कॉस्ट है आपकी 7 रुपीज़। इसके अकॉर्डिंग हम टोटल कॉस्ट निकाल लेंगे। चलिए नेक्स्ट वाला देख लेते हैं। बी से डी जाने की कॉस्ट, बी से डी जाने की कॉस्ट कितनी है, बी से डी जाने की कॉस्ट 3 रुपीज़ है। नेक्स्ट डी से ए जाने की, डी से ई जाने की कॉस्ट कितनी है, डी से ई जाने की कॉस्ट कितनी, सॉरी डी से ए जाने की कॉस्ट कितनी है, 3 रुपीज़। चलिए नेक्स्ट ए से सी जाने की, ए से सी जाने की कॉस्ट कितनी है, ए से सी जाने की कॉस्ट 7 रुपीज़। नेक्स्ट हम सी से बी जाने की बात कर रहे हैं, तो सी से बी जाने की कॉस्ट कितनी है आपकी, 6 रुपीज़। ठीक है, ये टोटल कॉस्ट आ जाएगी। नेक्स्ट अब इसके अकॉर्डिंग चलते हैं। डी से ए जाने की कॉस्ट, डी से ए जाने की कॉस्ट आपकी कितनी है, 3 रुपीज़। नेक्स्ट ए से बी जाने की कॉस्ट, ए से बी जाने की, ए वाली रो के अकॉर्डिंग बी वाले कॉलम में 4 रुपीज़। ठीक है, बी से सी जाने की, बी से सी जाने की, बी से सी जाने की कॉस्ट कितनी है, 6 रुपीज़। सी से डी जाने की, सी से डी जाने की कॉस्ट आपकी कितनी है, 7 रुपीज़। तो टोटल अगर हम देखें तो इनके अकॉर्डिंग क्या रहा है, यहाँ पर आप टोटल देखें तो 6 + 6 12, 12 + 3 15, 15 + 7 22। ठीक है, इस वाले रूट के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो इसमें 3 + 3 6, 6 + 6 12, 12 + 7 22, 19।
ठीक है, ये 19 आ जाएगा। यहाँ से अगर हम देखें तो ये 3 + 4 7, 7 + 7 14, 14 + 6 ये उससे भी ज़्यादा आएगा। तो मिनिमम कॉस्ट आपका 19 आ रहा है, तो आंसर आपका यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। आपको पूरा असाइनमेंट प्रॉब्लम के कॉरस्पॉन्डिंग अकॉर्डिंग हंगेरियन मेथड वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं है, इस तरीके से हम सोल्यूशन निकाल लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 94 की अगर हम बात करें तो 94 के लिए मैं आपको असाइनमेंट प्रॉब्लम सॉल्व करने का प्रोसेस ऊपर बता चुका हूँ एक क्वेश्चन में, कि पहले रो वाइज मिनिमम जो एंट्री है वो हर एक रो में से माइनस करो, फिर कॉलम वाइज फिर हमें असाइनमेंट्स करने हैं। तो उस तरीके से आप सॉल्व करेंगे तो इसका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा, इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 94 का। ठीक है, नेक्स्ट फिर 95, टू कन्वर्ट ए मैक्सिमल असाइनमेंट प्रॉब्लम इनटू मिनिमम असाइनमेंट प्रॉब्लम वी गेट द मॉडिफाइड मैट्रिक्स बाय डन। तो मीन्स अगर मैक्सिमाइजेशन की प्रॉब्लम है असाइनमेंट की तो उसे मिनिमम में कैसे कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि इसे सॉल्व करने के लिए तो असाइनमेंट प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक ही केस में मेथड है, अगर वो मिनिमम की है। पर अगर मैक्सिमम किया जाए तो उसे कैसे सॉल्व करेंगे, उसे पहले मिनिमम में कन्वर्ट कर लेंगे। उसके लिए क्या करना होगा, सब्ट्रैक्ट ईच एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स फ्रॉम ग्रेटेस्ट एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स। मैट्रिक्स में जो सबसे बड़ा एलिमेंट दिखाई दे रहा है उसमें से सभी एलिमेंटों को माइनस करके कॉरस्पॉन्डिंग प्लेस पर लिख देते हैं, जिससे कि वो मैक्सिमम की प्रॉब्लम मिनिमम में कन्वर्ट हो जाती है। एक प्रोसेस ये है। दूसरा, मल्टीप्लाइंग बाय माइनस साइन इन ईच एलिमेंट, ये भी सही है। तो ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा, आइदर ए और बी दोनों में से कोई सा भी मेथड लगा सकते हैं। नेक्स्ट 96 क्वेश्चन है, इफ़ इन ए गोल प्रोग्रामिंग डी प्लस एंड डी माइनस आर द डेविएशनल वेरिएबल कोरस्पॉन्डिंग टू ith गोल विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। किसी भी ith गोल के लिए आपका डेविएशनल वेरिएबल जो है डी प्लस ये ओवर अचीवमेंट कहलाता है, डी माइनस ये अंडर अचीवमेंट कहलाता है। कि अगर इतनी क्वांटिटी से गोल ओवर अचीव हो चुका है और इतनी क्वांटिटी के बराबर गोल अंडर अचीव रह चुका है, मीन्स पूरा नहीं हो पाया है, तो इस केस में आपको यहाँ पर बताना है कि विच इज़ ट्रू, इनमें से कौन सा ट्रू होगा। ऑलवेज डी पॉजिटिव 0 होगा, डी नेगेटिव 0 होगा, मीन्स अंडर अचीव ओवर अचीवमेंट 0 होगा, अंडर अचीवमेंट 0 होगा, यानी दोनों में से कम से कम कोई एक 0 होगा। देखिए कोई भी गोल है, मान लीजिए आपसे कहा जाए कि आपको 500 चेयर्स प्रोड्यूस बनानी है, मैन्युफैक्चर करनी है किसी फर्म में, तो आपका जो ये गोल है, आप ये टारगेट लेकर चल रहे हैं, तो हो सकता है 500 ना बन पाए, हो सकता है 500 से ज़्यादा बन जाए। ठीक है, और ये भी हो सकता है एक्जैक्टली 500 हो जाए। इट मीन्स जब ये 500 से लेस रह जाएगा तो आपका अंडर अचीवमेंट होगा, ओवर नहीं हो पाएगा। मीन्स ओवर अचीवमेंट आपका जो डी प्लस है वो 0 हो जाएगा, क्योंकि कम रह गया है, ज़्यादा थोड़ी हुआ है। तो ओवर अचीवमेंट जितनी क्वांटिटी आप सोच रहे थे वो तो 0 हो गया, और अगर ओवर अचीवमेंट होगा तो अंडर नहीं होगा। ठीक है, तो इट मीन्स कम से कम एक तो वैल्यू 0 होगी, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा 96 का। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, मल्टी ऑब्जेक्टिव ऑप्टिमल प्रॉब्लम आर सेट टू बी, जो जिसमें एक से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव हो उस तरह की प्रॉब्लम को क्या कहा जाता है, गोल प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। 98 क्वेश्चन, इन गोल प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम गोल्स आर असाइंड प्रायोरिटीज सच दैट। गोल प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में गोल्स को प्रायोरिटी किस तरीके से दी जाती है, हायर प्रायोरिटी गोल पहले अचीव किया जाए, इस तरीके से हमें गोल दिए, और लोअर प्रायोरिटी बाद में। ठीक है, मीन्स लोअर प्रायोरिटी वाले गोल से पहले हायर प्रायोरिटी वाली अचीव हो जाए, इस तरीके से प्रायोरिटी दी जाती है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाए। 99 क्वेश्चन, इन गोल प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम द डेविएशन वेरिएबल डी माइनस क्या रिप्रेजेंट करता है, तो मैंने अभी आपको बताया ये अंडर अचीवमेंट को रिप्रेजेंट करता है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 100 क्वेश्चन, हु रोड द फर्स्ट बुक ऑन गोल प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, गोल प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम की पहली बुक किसने लिखी, तो ये आपका आंसर हो जाएगा ली एंड इग्निजियो, तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए आज के लिए इतना ही। इस तरीके से आपके ये 100 क्वेश्चंस का क्वेश्चन पेपर की जो सीरीज़ है वो कंप्लीट होती है प्रीवियस ईयर की। ठीक है, तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, चैनल को अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा, जिससे कि वो भी आपके अपने क्वेश्चंस को जज कर सकें कि वो कितने क्वेश्चन सही कर पाए।